गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, आज हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? फ्लूइड्स स्टार्ट करेंगे। थोड़ा लेट हो गए हम, 4 मिनट। ऐसा क्या हो गया? हाँ, ये कंफ्यूज ही रहो तो मैम और सर में। अभी तक तुम्हें 1 साल हो गया, पता नहीं चला फिजिक्स तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। मैम पढ़ा रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्लूइड मैकेनिक्स। आज वही थ्योरी करेंगे, कल हम लोग फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो, फ्लूइड्स को पढ़ना है। फ्लूइड्स को हम लोग, पहली बात तो देखो फ्लूइड्स क्या है। कोई भी चीज जो फ्लो कर सके, जैसे एयर है, एयर को भी फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। ये सब हमारे फ्लूइड्स होते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारे कितने पार्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं? 3 पार्ट्स हैं। एक तो स्टैटिक पार्ट, जिसमें फ्लूइड रेस्ट पे रहेगा। दूसरा डायनामिक पार्ट रहेगा फ्लूइड का। तीसरा नॉन आइडियल फ्लूइड। ठीक है, पहली बात, अब आइडियल फ्लूइड्स क्या होते हैं? सॉलिड कब कराओगे मैम? इलास्टिसिटी। हाँ, सॉलिड इसके बाद उठा लेंगे, फ्लूइड्स के बाद। ठीक है, यस मैम। बस इसके बाद सॉलिड, फिर उसके बाद अपने थर्मो पे आ जाएंगे। ओके मैम। फ्लूइड्स मैकेनिक्स, तो इसमें हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनामिक्स, ये सब हमें पढ़ना है। देखो, हाइड्रोस्टैटिक्स कौन सी ब्रांच है? जिसमें फ्लूइड को रेस्ट में रखना है विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। चाहे कुछ भी हो जाए, फ्लूइड को मूव नहीं करने देना है। फ्लूइड को हम लोग रेस्ट पे रखेंगे। ये हम एनएलएम में अब तक पढ़ राधे चुके राधे हैं कि। मैम। राधे राधे। हम अभी आज स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। हाँ, फ्लूइड्स ये हम लोग अभी आराम से पढ़ चुके हैं एनएलएम में, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर कैसे रखते हैं, है ना। तो ये वो है। हाइड्रोस्टैटिक्स में हम लोग कौन से फ्लूइड्स के साथ डील करते हैं? आइडियल फ्लूइड्स के साथ। अब आइडियल फ्लूइड क्या होता है? देखो, आइडियल फ्लूइड में हम लोग विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लेके चलते हैं, क्योंकि विस्कोसिटी हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट में आती है, जिसमें हमारे फ्लूइड्स की वेलोसिटी होती है कुछ ना कुछ, और पर्टिकुलर पॉइंट पे अलग अलग होंगे। तो आइडियल फ्लूइड नहीं कंसिडर करेंगे हम, ठीक है। दूसरा आता है हमारा फ्लूइड का कैसा नेचर, जिसमें फ्लूइड कैसा होना चाहिए? इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, ठीक है। और डेंसिटी कैसी रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए फ्लूइड की। दूसरा, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कैसा रहना चाहिए? 0। जीरो। हाँ, अब देखो, ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आए हैं। आइडियल फ्लूइड, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होनी चाहिए 0, बल्क मॉड्यूलस होना चाहिए इन्फिनिटी। अगर ये हमारे कॉन्सेप्ट अगर फॉलो होते हैं तो ये हमारा होता है आइडियल फ्लूइड। क्योंकि हम फ्लूइड को काट नहीं सकते, इसलिए टेंजेंशियल स्ट्रेस 0 है। इसी की वजह से हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी 0 है। और मैम बल्क इसमें एक मॉड्यूलस। डाउट था कि जो हाइड्रोस्टैटिक्स है उसमें स्टैटिक्स की यूज किया है, मतलब वाटर तो कभी स्टैटिक नहीं हो सकता ना? देखो, यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि फ्लूइड को रेस्ट में रखना है। ये हम मान के चलेंगे, यानी जितने भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, कि फ्लूइड मूव ना करे बस। ठीक है मैम। अब यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्या कह रहा है कि फ्लूइड्स, हमें जो फ्लूइड का जो सरफेस रहेगा ना, वो हमेशा ग्रेविटी के रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर रहेगा। जैसे कि सपोज करो, हमारे पास ये हमारा कंटेनर है। इस कंटेनर में हमारे पास फ्लूइड भरा हुआ है। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इसका पॉइंट का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। अब देखो, हमारे पास इस फ्लूइड पे हमने मानना है फ्लूइड रेस्ट पे है, ठीक है। यहाँ पर ग्रेविटी का कौन सा फोर्स कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड्स। जी, ये क्या है? सरफेस।
तो सरफेस और ग्रेविटी के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर हमारी क्या, यहाँ पर जो सरफेस है इसका मतलब कहाँ मानेंगे कि सरफेस जो है ये है। तो ये क्या पता चला कि जो सरफेस है फ्लूइड का वो हमेशा ग्रेविटी के या फिर रिजल्टेंट ऑफ ग्रेविटी के परपेंडिकुलर रहने वाला है। ठीक है। दूसरा, मान लो कि तुम्हारे पास तुम्हारा फ्लूइड है कुछ, इस कंटेनर ये है, ठीक है। मैंने अब इस कंटेनर को ना एक्सीलरेट करा दिया, ध्यान से सुनो। अच्छा एक बात बताओ, जब कंटेनर को जब किसी एक तरीके से, जैसे ग्लास में पानी होता है, तो ग्लास में पानी को मैं अगर ग्लास को टिल्ट कर दूं तो पानी कुछ किस तरीके से, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम हो जाता है ना, कुछ इस तरीके यस से। मैम। ये तो कुछ ज्यादा ही है। अब हमने फ्लूइड, इस कंटेनर को मैं ए एक्सीलरेशन से मूव करा रही हूँ, सपोज करो ये मेरा कंटेनर है, मैंने कंटेनर को मूव करा दिया, तो इसमें जो फ्लूइड है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब हमें बताना है कि यहाँ पर एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी, देखो अभी परपेंडिकुलर रखना है, रिजल्टेंट ऑफ ग्रेविटी और जो फ्लूइड का सरफेस है ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब ए फोर्स आगे चल रहा है, फ्लूइड को रेस्ट में रखेंगे, इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स, है ना। सूडो फोर्स लगाएंगे ना किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे। यस मैम। तो मान लो कि मैं किसी पॉइंट पर फ्लूइड पर, यहाँ पर मतलब ये स्ट्रेट होगा, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, ये हो गया मेरा सूडो फोर्स ए। जी यहाँ पर अपोजिट नीचे लगेगा डाउनवर्ड्स में। देखो फ्लूइड को रेस्ट में रखना है इसलिए हमने सूडो फोर्स लगाया है। अब क्या करना है, यहाँ पर इसका कुछ रिजल्टेंट बनेगा आर, ये रिजल्टेंट आर हो गया। अब इस रिजल्टेंट आर के जस्ट हम क्या करेंगे, देखो अपोजिट जाएंगे और ये जो सरफेस बनेगा ये कैसा बनेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। यानी इसका जो अब यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा ये कैसा आना चाहिए, ये परपेंडिकुलर आना चाहिए, ठीक है। अब ये एंगल मान लो थीटा है, तो अगर मैं तुमसे ये बोलूं ये एंगल थीटा है, देखो यहाँ पे आओ, ये रहा, इस तरीके से कुछ मान लो इस तरीके का कंटेनर है, ये एंगल अगर थीटा है, अब मैं यही पूछूंगी कि ये फ्लूइड कितना एक्सीलरेट हुआ है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ये फ्लूइड अगर हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेट हुआ है ए से, तो बताओ कितना एंगल बनाएगा सरफेस के साथ। तो ये फ्री सरफेस जो है, ये फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो यही हमने निकाला था किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। यहाँ पर ग्रेविटी लग रही है, यहाँ पर ए लगेगा, ये मेरा रिजल्टेंट है। अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा कितना निकला, tan थीटा इक्वल्स टू, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया ए, बेस कितना हो गया जी। तो थीटा कितना आया, कितना एंगल बनाएगा अभी ये तुम्हारा वाटर का सरफेस एक्सीलरेशन होने पर, tan इनवर्स ए बाय जी। tan इनवर्स ए बाय जी। तो ये तुम्हें याद रखना है कि जब भी तुम्हारा फ्लूइड एक्सीलरेट करेगा, जो उसकी सरफेस है, वाटर की जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगी, कितना एंगल बनाएगी, tan इनवर्स ए बाय जी। तो ये कॉन्सेप्ट था यहाँ से, ये परपेंडिकुलर आती है। अब देखो प्रेशर का वेरिएशन अगर हम लोग देखें, प्रेशर वेरी करता है हाइट के अकॉर्डिंग। कैसे वेरी करेगा, मान लो ये हमारा वाटर का ग्लास है, यहाँ पर मैंने वाटर पानी में ना कोई चीज डिप कर दी, ठीक है। मान लो यहाँ पर पानी में एक कोई भी क्यूब लिया, वो क्यूब मैंने यहाँ पर डिप करा दिया, ठीक है। अब एक चीज देखो, एक होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ऊपर से नीचे, सर है। हाँ वो वाटर का जो सरफेस है ऊपर से नीचे की तरफ। अभी सिर्फ जो ये वाला सरफेस है, यहाँ पर कौन सा प्रेशर रहने वाला है, सिर्फ और सिर्फ
इस वाले सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, इस वाले सरफेस पे, है ना। अब जैसे ये ब्लॉक तुमने इनसाइड डाला, अब चारों तरफ से पानी क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स कैसी होगी, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही होगी। तो ये जो पानी है इस ब्लॉक पे चारों तरफ से फोर्स लगाएगा, और फोर्स कैसी होगी, परपेंडिकुलर लग रही होगी एरिया पे। तो ये फोर्स परपेंडिकुलर एरिया पे लग रही है, तो हमारा प्रेशर कितना बनेगा, यहाँ से देखो, फोर्स इज परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया। ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूले से आया है। अच्छा, अब फोर्स लग रही है इस पे परपेंडिकुलरली हर पॉइंट पे, अब लेकिन अब देखो क्या होगा, वेरिएशन दो तरीके से देखेंगे, एक देखेंगे वर्टिकल वेरिएशन, दूसरा हमारा होगा हॉरिजॉन्टल वेरिएशन। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसे, कि हमारे पास हमने कोई भी सरफेस लिया, इस सरफेस पे देखो होगा क्या, यहाँ से भी पानी का प्रेशर लगेगा हॉरिजॉन्टली, इस सरफेस से भी, और इस सरफेस पे भी लगेगा। अब हमारे पास हॉरिजॉन्टली और कोई भी फोर्स नहीं है जो इस कंटेनर पे एक्ट कर रही है ना। तो कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, और फोर्सेस कैसी लग रही है, परपेंडिकुलर लग रही है एक दूसरे के। तो जब मैं फोर्स निकालूंगी, मान लो इस सरफेस का भी एरिया ए है, इस सरफेस का भी एरिया ए है, तो हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल में नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास हॉरिजॉन्टल में कोई भी प्रेशर डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आया, ना तो कोई एक्सीलरेशन है, ना कोई लगने वाली अलग से एक्सटर्नल फोर्स है, तो नो वेरिएशन इन द हॉरिजॉन्टल। बट वर्टिकल में क्या होगा, वर्टिकल में तुम्हारे पास कौन सी फोर्स लग रही है नीचे, मैम एक बार हॉरिजॉन्टल वाला दोबारा बता दो। यस मैम, दोबारा बता दीजिए। देखो एक बार पहले वर्टिकल समझो, तब हॉरिजॉन्टल समझ में आएगा। देखो मान लो तुमने एक पानी में ना क्या किया, किसी ये इसको डुबो दिया, ठीक है, तुमने पानी का ये सरफेस बना दिया, मान लो कोई भी ब्लॉक तुमने यहाँ पे डुबो दिया, तुमने यहाँ पर एक वाटर सरफेस बना लिया। अब इस पर फोर्स निकालो, ठीक है, इस पर हम फोर्स निकालेंगे। अब देखो क्या होगा, हर तरफ से तुम्हें पानी इसको यहाँ पर ऐसे लगाएगा, है ना, इसको ऐसे इसको यहाँ से ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये फोर्स परपेंडिकुलर होंगी इस तरीके से, ठीक है। अब एक चीज देखो, नेट फोर्स कहाँ होगी, जो ऊपर वाली जो फोर्सेस हैं, देखो ये तो हर डायरेक्शन में लग रही है, ऊपर की तरफ से कोई फोर्स ऐसे लग रही होगी, है ना, कोई फोर्स ऐसे लग रही होगी। इन दोनों का नेट फोर्स कहाँ पे बन रहा होगा, बताओ मुझे, पानी का फोर्स का नेट फोर्स कहाँ आ रहा होगा, नीचे की तरफ। यस नेट कहाँ आ रहा है, नीचे, ठीक है। अब सुनो, ऐसे ही इस वाले ब्लॉक के बी ब्लॉक पर पॉइंट पर फोर्स कहाँ लग रही है, नीचे से ऊपर की तरफ, है ना, इस तरीके से। तो इसका एक हर साइड में एक कंपोनेंट होगा इस तरीके से। तो नीचे वाली फोर्सेस का सारा कंपोनेंट कहां पर आएगा, ऊपर की तरफ, एफ नेट। अगर एफ नेट निकालेंगे, देखो जैसे यहां से एक फोर्स ऊपर आ रही है, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होगा जिस पर फोर्स इस तरीके से लग रही होगी, जिनका नेट कंपोनेंट ऊपर आ रहा होगा। ऐसे ही मान लो यहाँ पर एक ऐसा फोर्स होगा जिसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट यहाँ होगा, जिन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आ रहा होगा। जब तुमने इस ब्लॉक को पानी में इमर्स किया, तो ऊपर से लगने वाली फोर्स कौन सी, कहाँ लग रही है, डाउनवर्ड्स, है ना, ऊपर। Yes, और ma'am. यहाँ से लगेगी जो फोर्स, वो कहाँ लगेगी, अपवर्ड्स। Upward. अब देखो एक फोर्स एक्सटर्नली और एक्ट कर रही है, जो कि हमारी mg फोर्स है, डाउनवर्ड्स, है ना, एक फोर्स नीचे एक्ट कर रही है mg। तो अभी फोर्सेस बैलेंस रहेंगी, बैलेंस रखने के लिए क्या करेंगे, मान लो ये तुम्हारा P2 है, ये P1 है, इन दोनों को हम लोगों ने बैलेंस कर दिया फोर्सेस को, तो ये किसके बराबर आ गया, P1A। ये देखो नीचे वाला फोर्स मान लो ये P1A है, और ऊपर वाला P2A है। तो नीचे वाली लगने वाली फोर्सेस P1A, नीचे वाली दूसरी फोर्स mg लग रही है, ऊपर इसको बैलेंस कर रही है सिर्फ और सिर्फ P2A। P2A बैलेंस कर रही है। मैम ये ये P2A तो कौन सी फोर्स है? P2 ये तो फोर्स है ना जो पानी लगा रहा है प्रेशर। हर एक सरफेस पे। तो मैंने ऊपर वाली जितनी भी सरफेस थी उनका नेट निकाला, वो नीचे की तरफ आया। मतलब जैसे नीचे P1 है वाले तो ब्लॉक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और P2A हाँ, पानी का खुद का प्रेशर है। अभी रुक जा, कैसे, मतलब मैं पूछ रहा हूँ P2A टोटल प्रेशर है, मुझे नहीं पता कि P2 की वैल्यू क्या है, आई डोंट नो,
P2 की मुझे वैल्यू नहीं पता, मैंने फोर्स निकाला, ठीक है। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। मुझे नहीं मालूम P2 की वैल्यू क्या आएगी, आई डोंट नो, मैंने माना दिस इज P2, ऊपर से लगने वाली फोर्स, ऊपर से लगने वाला प्रेशर कुछ P1 है, एरिया सेम है, ठीक है। अब हमने फोर्सेस को बैलेंस करा, कि वर्टिकल वेरिएशन में फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, तब हमने देखा कि जो P2 की वैल्यू आई है वो P1 से कुछ ज्यादा आई है, और कितना ज्यादा आई है, mg की वैल्यू रखो यहाँ पे। मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इस वाटर का Yes, ma'am. डेंसिटी, हाँ सॉरी, इस जो भी ब्लॉक का डेंसिटी होगा, ये क्या है, रो AgH। तो मास किसका है, ये ब्लॉक पे लगने वाला, ठीक है, ब्लॉक पे लगने वाला मास है। तो मास का वॉल्यूम कितना हो गया, इसका एरिया इनटू इसकी हाइट, तो AH लिख दिया। फिर इसकी डेंसिटी लिखी। अभी डेंसिटी किसकी है, लिक्विड की डेंसिटी नहीं है ये, ऊपर से हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, G। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो प्रेशर जो चेंज आया है वो कितना आया है, रो जी एच से हमारा प्रेशर जो है चेंज हुआ है। तो P2 का प्रेशर देखो, देखा गया कि P1 से ज्यादा है। अब P1 वाला कौन सा प्रेशर है, अभी मैंने बताया है कि सरफेस पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक। हाँ, तो P1 पे सिर्फ और सिर्फ ATM वाला प्रेशर है, और P2 पे क्या हुआ, प्रेशर का एड ऑन हो गया, कितने अमाउंट से, रो जी एच के अमाउंट से, ठीक है। तो P1 P2 पर हमारा अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। तो प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किस पे वेरी कर रहा है, हाइट पे, एच पे वेरी कर रहा है। वहीं अगर मैं हॉरिजॉन्टल में देखूं तो हर पॉइंट पे फोर्स निकाली, यहाँ पर फोर्स निकाली, यहाँ पे फोर्स निकाली, तो सारी फोर्सेस कैसी हो गई, बैलेंस हो गई, इक्वल है। तो हॉरिजॉन्टली में कोई भी हमारे पास प्रेशर में डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ का जो प्रेशर है, ए पॉइंट का प्रेशर बी पॉइंट का प्रेशर सेम रहेगा। मान लो अगर मैं ये एक ब्लॉक ले लेती, इस पॉइंट का प्रेशर सेम, इस पॉइंट का प्रेशर सेम, इसका प्रेशर सेम, एक हाइट पर प्रेशर रिमेन्स सेम, ठीक है। तो ये होता है हमारा वेरिएशन ऑफ फ्लूइड, कि फ्लूइड का हाइट के साथ क्या वेरिएशन है। मैम प्रेशर वैसे ही बढ़ते चले जाएगा ना, जैसे डीप हम जाते रहेंगे। हाँ, जितना तुम डीप जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, जितना डीप जाओगे उतना प्रेशर बहुत 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 ज्यादा हो जाएगा। मैम इसका मतलब जो बॉटम होता है उस पर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। हाँ यस, अभी तुमने हाल ही में एक किस्सा सुना होगा, सबमरीन एक थी जो, उसमें 5 टाइटैनिक देखने जा रही थी। हाँ, टाइटैनिक को ओशियन की। देखने जा रहे थे, और उसमें सबसे ज्यादा रईस लोग बैठे हुए थे, और वो Yes, ma'am. सबमरीन कहाँ गायब हो गई इसका पता ही नहीं चला। मैम उसका भी टाइटैनिक जैसा हादसा हो गया। हाँ, टाइटैनिक Yes, देखने गए और खुद ही बोई। टाइटैनिक बन गए, सेकंड जनरेशन टाइटैनिक हो गया उनका। वही तो ये है, तो मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, हम लोग मतलब कोई मतलब झेल ही नहीं सकता कोई, क्योंकि हर तरफ से प्रेशर लग रहा होगा। तो वो उसका क्या हुआ होगा, जिस सबमरीन में वो जा रहे होंगे वो पिचक गई होगी, उनके अंदर जो भी इंसान बैठे होंगे, वो इतना प्रेशर होगा कि वो पिचक गई होगी, ऐसा हो गया होगा मतलब। मैम। लेकिन जो कोस्ट गार्ड होते हैं और जितने भी नेवी वाले होते हैं वो भी तो देखो वो, सबमरीन में ही घूमते हैं। हाँ, बट वो सबमरीन इतनी वाटर के इतने किलोमीटर डेप्थ तक नहीं जाती। जैसे कि बात करें जो जो अच्छा। तुम्हारा क्या है, टाइटैनिक जहां पर पड़ी हुई है वो 2600 किलोमीटर है, ठीक है, आसपास में देखें तो 2600 किलोमीटर। और तुम्हारा जो स्पेस स्टेशन है वो कितनी दूर होता है, स्पेस स्टेशन की रेंज, मैम 1500 2000। होता है। नहीं, वो तुम बता रहे हो, वो तो सैटेलाइट्स आ जाते हैं उसमें। तो 400 से 600 किलोमीटर पे तुम्हारे स्पेस स्टेशन हैं। तो देख लो, 400 से 600 किलोमीटर ऊपर स्पेस स्टेशन आ जाते हैं, 2600 किलोमीटर कितना नीचे हाइट है, मतलब कितनी ज्यादा डेप्थ है। तो यहाँ पर जाके तुम्हारी वो सबमरीन 2600 किलोमीटर डेप्थ पे गई थी, तो प्रेशर कितना बहुत ज्यादा होगा। ये चीज होगी प्रेशर। किलोमीटर या फिर मीटर? मैम फिर तो ये भी पॉसिबल है ना कि वो टाइटैनिक में भी पिचक गई होगी। हाँ, वो तो डूब गई थी ना टाइटैनिक तो। मैम जैसे ही आपने बताया 2600 2400 मीटर होगा। किलोमीटर है। हम्म, मैम जैसे आपने बताया 2400 किलोमीटर है, तो एक तरह से लगभग हाफ ऑफ द अर्थ रेडियस के नीचे तक पहुंच हाँ, गई। हाफ ऑफ द सेंटर, देखो हाँ रेडियस का हाफ हो गया। हाँ, हाँ। मैम मीटर होना रेडियस चाहिए का शायद। रेडियस का हाफ है ये, ठीक है। कभी सर्च करना नीमो पॉइंट कर गई, कभी नीमो पॉइंट है एक, वही पॉइंट है सबसे मतलब अपने टॉपिक से मत भटको अब तुम, चलो आ जाओ वापस।
हाँ तो देखो अब क्या होगा, ये तो हमने नॉर्मल देख लिया। अब क्या करते हैं कि अब कंटेनर को एक्सीलरेट कराते हैं। ठीक है, ये हमारा कंटेनर है। अब ये कंटेनर जो है ए से एक्सीलरेट कर रहा है। जब तो रेस्ट नहीं, जब तो वो क्या था, एक्सीलरेशन नहीं था, तो कितना आया था हमारा, P2 पे प्रेशर आया था P1 प्लस रो जी एच। अब ऊपर से एक्सीलरेट कर रहा है, ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है, तो इसका सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे। तो टोटल तुम्हारा ये कितना बनेगा, G प्लस ए। ठीक है, अगर ये फ्लूइड कहाँ पर एक्सीलरेट करेगा, एक्चुअली फ्लूइड नहीं है, ये कंटेनर है ना, ये फ्लूइड नहीं होगा, कंटेनर होगा, तो उसको हम रेस्ट में रखेंगे। तो उसको रेस्ट में रखने के लिए हम लोग P2 को प्रेशर कहाँ पे लगेगा, देखो अगर ये अब नीचे की तरफ जा रहा है तो हम, ग्रेविटी नीचे है, और मान लो ये एक्सीलरेशन ए से डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो बैलेंस करने के लिए कहाँ लगाएंगे, ऊपर की तरफ। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा G माइनस ए। तो ये G इफेक्टिव की वैल्यू है। अगर फ्री फॉल होगा तो कोई भी वर्टिकल, G इफेक्टिव 0 हो जाएगा, तो नो वर्टिकल प्रेशर वेरिएशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा, प्रेशर वेरी ही नहीं करेगा। अगर देख लो, अगर ग्रेविटी G इफेक्टिव हम 0 कर दें तो तुम्हारा वर्टिकल प्रेशर जो है वो वेरी नहीं करेगा, वो उतना ही रहेगा जितना तुम्हारा सरफेस पे था। बट ये पॉसिबल है क्या, नहीं। किसी चीज को फ्री फॉल, वो भी वाटर के अंदर कैसे करा सकते हैं, है ना, नहीं हो पाएगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास 1 और 2nd केस ही बचेंगे। ये हमारा एक्सीलरेटिंग कंटेनर का ही है, वही जो हम एक्सीलरेशन करा चुके हैं। अब आ जाओ बैरोमीटर पे। देखो बैरोमीटर क्या होगा, बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि तुम्हारा बताता है कि प्रेशर कितना है, यहाँ पर किसी एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है। बैरोमीटर में क्या किया तुमने, एक ट्यूब ली अलग से, ठीक है, एक ट्यूब ली, इस ट्यूब में जितना हो सकता है तुमने इसमें मरकरी को फिल किया, इतना मरकरी फिल कर दिया कि इसमें एक भी एयर मॉलिक्यूल नहीं बचा। ठीक है, एक भी एयर मॉलिक्यूल नहीं है, तुमने इतना इसमें अपना मरकरी को फिल कर दिया, यहां से तुमने क्लोज किया इसको। अब तुमने क्या किया, इस मरकरी की ट्यूब को तुमने एक मरकरी के कंटेनर में ऐसे उल्टा करके रख दिया। अच्छा, उल्टा करके रख दिया। यस मैम। अब देखो यहाँ पर क्या बन गया होगा, वैक्यूम। ये तो वैक्यूम है। ठीक है, अब ये सरफेस की हाइट है, एक बार बताओ, ये कौन सा, यहाँ पर कौन सा प्रेशर होगा इस पॉइंट पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस मैम। तो बैरोमीटर की सेम हाइट पे भी कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है भाई, सेम हाइट पे है ना, सेम हाइट पर Yes. सेम प्रेशर है, तो यहाँ पर भी सेम प्रेशर है। अब यहाँ पर क्या प्रेशर, यहाँ पर वैक्यूम है, तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा वैक्यूम में, जस्ट इस पॉइंट का जहां पर वैक्यूम है, मैम 0। हाँ, वैक्यूम में प्रेशर हमारा 0 है। ठीक है, वैक्यूम में प्रेशर 0 है। तो अब मुझे ये वैल्यू निकालनी है कि यहाँ पर कितना प्रेशर में डिफरेंस आया है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये मान लो P1 है, ये मान लो P2 है, तो P1 किसके बराबर होगा, P1 इक्वल्स टू, सॉरी P2 किसके बराबर होगा, P1 प्लस रो जी एच, ये तो सीख के आए हैं अभी, है ना, P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो जी एच, P2। अब P1 पे कितना प्रेशर है, 0, तो यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे तो कोई प्रेशर ही नहीं है, तो प्रेशर 0 लिख दिया, प्लस डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। अब हाइट कौन सी है, ये वाली हाइट, कि यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी है, ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर लेंगे ना, कि भाई यहाँ से लेके ये हाइट कितनी है, ये तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो P2 की वैल्यू निकल के यहाँ से हम लोग किसी भी पॉइंट पर वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो P2 की जब वैल्यू निकल के आती है, ये निकल के आती है यहाँ से सॉल्व करने पर 10⁵ पास्कल्स, और यही हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इसलिए हम बैरोमीटर को कहीं पर भी
प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी हाइट पर डिपेंडेंट है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसकी हाइट पे डिपेंडेंट है। तो हाइट मेजर कर लो, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगी, उसका प्रेशर 0, और ये P2 यहाँ पर तुमने कैलकुलेट कर लिया रो जी एच से। तो अब देखो बैरोमीटर के केस में ये हाइट कुछ आती है, कितनी आती है 76 सेंटीमीटर, है ना, या 0.76 मीटर। अगर यही प्रैक्टिकल मैं पानी के साथ करूं, वाटर के साथ, तो मुझे बताना कितना, क्या कितनी हाइट का इंस्ट्रूमेंट लेना मैम पड़ेगा। मून तक जाना पड़ेगा। नहीं, इतना भी नहीं है, चलो सॉल्व करो। मरकरी के साथ ना? मरकरी को वाटर के साथ चेंज कर दो। हाँ तो मतलब लगभग मतलब एटमॉस्फेयर पार हो जाएगा। 10 की पावर कुछ आती है। 10 की पावर नहीं, सॉल्व करो, चलो ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन करो। हमारे पास ट्यूब अच्छी खासी है। मैम ऑप्शन है 12 मीटर। नहीं, मैम इतना ही तो होता है, मैंने किया हुआ है, 10 या 12 ही होता है। अरे सॉल्व कर लो ना, एक्यूरेट आ मैम जाएगा। फॉर्मूला दिखा देना एक बार पीछे वाली साइड से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच, क्योंकि ऊपर वाला तो 0 ही हो जाएगा, वैक्यूम ठीक है। वाला। ठीक है। ठीक है, तो बैरोमीटर से जब भी कोई क्वेश्चन में तुमसे पूछे कि ट्यूब के लास्ट पॉइंट का प्रेशर बताओ, तो P2 इक्वल्स टू रो जी एच कर देना, क्योंकि ऊपर वाला 0 है। करो। हम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, वेरी गुड। तो हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच है, वॉल्यूम की सॉरी वाटर की वो कितनी होती है डेंसिटी, 10⁻3, ग्रेविटी की हाइट, ग्रेविटी 10, 10। हाइट नहीं मालूम कि कितना हाइट आएगा, बट हमें पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहता है 10⁵ तो हाइट कितनी आ गई 10⁻1। 10, है ना, तो हमारी हाइट आ गई 10। तो 10 यस मैम। मीटर्स के लिए तुम्हें इतना ट्यूब चाहिए होगी, तो 10 मीटर भी काफी होता है वैसे तो, 10 मीटर इज सो लॉन्ग। मैंने ऐसा एलिमेंट भी इसमें पढ़ा था कि उसमें बता रहा था कि मून तक ना मतलब चाहिए होगा, उसकी बहुत ज्यादा होती है। किसकी, वो कुछ और होगा फिर। पता नहीं, एक बार दोबारा चेक करूंगा। ठीक है, एक सेकंड रुको जरा। अच्छा, रोटेटिंग फ्लूइड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। रोटेटिंग फ्लूइड क्या होगा, मान लो हमारे पास एक ये कंटेनर है, ठीक है, ये एक कंटेनर है, ये इस एक्सिस के अबाउट ना रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये कंटेनर इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। ये कंटेनर है, इसमें पूरे में पानी है, फ्लूइड है पूरे में, ठीक है। तो अब बताओ कि इसमें हम लोग प्रेशर वेरिएशन कैसे निकालेंगे, प्रेशर वेरिएशन कैसे निकालेंगे, कैसे निकाल सकते हैं बताओ। फ्लूइड रोटेट कर रहा है, क्या कुछ वेरिएशन आएगा, पहले तो ये बताओ रोटेशन से। चलो हम साथ साथ करते हैं, मुझे बताते जाना, सुनो। मैंने क्या किया, ये पूरा कंटेनर है, मैं इसका छोटा पार्ट कट करती हूँ, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट कट करते हैं, ये लो, ये मैंने एक इसका फ्लूइड सरफेस बना लिया, फ्लूइड सरफेस बना लिया। इस पॉइंट पे प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे प्रेशर लग रहा होगा, P1A मान लेते हैं, इस पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है उसे मान लेते हैं P2। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर ये P1A और P2A बराबर होंगे, यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है रोटेटिंग फ्लूइड का। रोटेटिंग फ्लूइड, क्या P1A और P2A बराबर है। देखो जब भी कोई चीज रोटेट कर रही है, घूम रही है, तो कौन सा फोर्स जरूरी होगा। टॉर्क। हम्म हाँ, घूम रही है तो टॉर्क तो है ही,
बट जब ये सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो हमारे पास कुछ ना कुछ एक ऐसी फोर्स होगी जो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रही होगी। अगर एक बात बता, अगर P1A और P2A अगर बराबर हो गए तो मैम, क्या मेरे पास कोई भी ऐसी नेट फोर्स आएगी जो टुवर्ड्स सेंटर एक्ट कर रही होगी? नहीं होगी ना, सेंट्रीपिटल फोर्स तो जीरो ही हो जाएगी। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि हमारी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर होती है? एम ओमेगा स्क्वायर आर। भाई एम वी स्क्वायर बाय आर, उसको चेंज कर लिया ओमेगा में। ठीक है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इसका मतलब क्या है? हमेशा कहाँ लगती है? टुवर्ड्स द सेंटर। उसकी वजह से कौन सा फोर्स बड़ा होगा? P2A या P1A? P2A बड़ा होगा। P2A। हाँ, तो P2A बड़ा होगा, तभी तुम्हारी नेट फोर्स निकल के आएगी टुवर्ड्स द सेंटर। तो P2A माइनस P1A करा इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब हमें चाहिए मास और मास की वैल्यू। मास क्या होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम देखो, इसका एरिया तो मैंने ए माना है। मान लो यहां से लेके इसकी दूरी है x1 और ये जो तुमने सरफेस लिया है इसकी दूरी है x2। तो मास का फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। देखो ध्यान से सुनना, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया इनटू लेंथ। हाँ, एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया ए है, लेंथ कितना है बताओ जरा? x2 माइनस x1। यस मैम। x2 माइनस x1, रो एज इट इज, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। अब मुझे एक बार r बताओ कि r क्या होगा? r क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी पर्टिकुलर रेडियस के अबाउट रोटेट कर रहा है, उसी का हम r लेके चलते हैं। यहां पर r की वैल्यू क्या लेके चलें? ये x1 है हमारा पॉइंट, ये x2 है, तो इनका एवरेज ले लेंगे x1 प्लस x2 बाय 2। ठीक है, ये इस पॉइंट का एवरेज आ जाएगा। हमने एवरेज ले लिया, RCOM हो गई, मतलब हमने जो R लिया है इस बॉडी का वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले लिया है, x1 प्लस x2 बाय 2 ले लिया। अच्छा, अब क्या करें आगे? P21 माइनस P1A निकाल सकते हैं क्या? यहां से देखो P2, ये एरिया कॉमन हो गया, P2 माइनस P1, एरिया को हटा दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा फ्लूइड का प्रेशर डिफरेंस जब आप फ्लूइड को रोटेशन में करोगे। तो पर्टिकुलर तुम्हें डिस्टेंस दी जाएगी कि इस एंगल तुम्हारे इस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से तुम्हारे इस बॉडी का डिस्टेंस x1 है, ये x2 है। तो बताओ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस रहेगा? तो तुम्हें एम ओमेगा स्क्वायर आर का फॉर्मूला लगाना है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर रखनी है, ओमेगा स्क्वायर और आर की जो वैल्यू लेनी है वो RCOM के अबाउट लेनी है। तो दिस इज द फॉर्मूला। ये आ गया तुम्हारा प्रेशर डिफरेंस जब भी फ्लूइड कैसा रहेगा? रोटेशन में रहेगा। ठीक है मैम, इसमें एक कॉन्सेप्ट समझना था कि अगर अगर वो एक एंड से रोटेट करेगा तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा दोनों साइड में कि ज्यादा एक ही साइड में? देखो, नेट फोर्स आना चाहिए, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर रहना चाहिए। इस तरीके से प्रेशर डेवलप होगा कि नेट फोर्स तुम्हारा राइट साइड ही रहेगा अच्छा, और अगर हमने बॉडी के। दोनों एंड से अगर घुमाना स्टार्ट कर दिया तो उससे भी कुछ फर्क पड़ेगा? दोनों एंड से घुमाना शुरू कर दें, जैसे एक एंड से एक्सिस ऑफ घूम रहा है ना, रोटेशन तो एक साथ एक बार में एक ही रहेगी ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे एक एक्सिस है और एक एक्सिस के साथ वो एक्सिस घूम रही है, तो ये जो ट्यूब है पूरी की पूरी ये घूम रही है होगी जरूर। रुक जाओ, अभी नहीं नहीं, अभी मत पूछो ये सब, अच्छा क्वेश्चन नहीं था ये। अब आ जाओ मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है? मैनोमीटर बताओ कैसा रहता है? इस तरीके का हम ऑब्जेक्ट गैस रहेगा, का प्रेशर मेजर कर गैस रहे हैं। का प्रेशर मेजर करेंगे, है ना? गैस का प्रेशर मेजर करते हैं इसमें। अब जैसे ही तुम इस पॉइंट को यहाँ से हटाओगे, गैस अपने प्रेशर से इस मरकरी को क्या कर देगी भाई? गैस अपने प्रेशर से इस मरकरी को क्या कर देगी? किसी पॉइंट h हाइट पे नीचे कर देगी, है ना? अपना भाई तुमने गैस को ओपन किया, गैस का खुद का प्रेशर है, इस प्रेशर से जो तुम्हारा मरकरी फिल था वो मरकरी कुछ h हाइट डाउनवर्ड्स चला गया,
उतने ही हाइट से ये यहाँ से मरकरी ऊपर चली जाएगी। अब ये देखो ये पॉइंट कहाँ पर है, सरफेस पे। यहाँ पर जो प्रेशर रहने वाला है वो कौन सा प्रेशर रहेगा, सरफेस वाला प्रेशर। ठीक है, अब इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर बराबर नहीं रहेगा क्या, ए और बी पॉइंट का प्रेशर। देखो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का प्रेशर बराबर नहीं रहेगा क्या, ए और बी पॉइंट का। भाई दोनों सेम हाइट पे हैं, तो ए और बी का प्रेशर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। अब हमारे पास पी नॉट है, क्या हम बी का प्रेशर नहीं निकाल सकते? अगर हमारे पास ये हाइट आ जाती है तो ये मरकरी, ये यहाँ पर स्केल लगा होता है, ये पता रहेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी है। तो प्रेशर एट बी आप कैसे निकालोगे, पी नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है, और ये जो प्रेशर है इसी को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर को गेज प्रेशर। ये क्या बोलेंगे इसको, देखो ये पीबी क्या आया है, पीबी कौन सा प्रेशर है, गैस का प्रेशर है ना। पी पॉइंट, ए पॉइंट पे गैस कितना प्रेशर लगा रही है, ए पॉइंट पे कितना प्रेशर लगा रही है, वो हमने कैसे निकाला, बी पर कैलकुलेट करके। बट एक्चुअली में वो प्रेशर किसका है, गैस का प्रेशर है ना। तो ये मैं मान सकती हूँ प्रेशर ऑफ गैस माइनस पी नॉट कौन सा प्रेशर है, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच। इस रो जी एच को क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर है, गेज प्रेशर। ठीक है, ये हो गया आपका गेज प्रेशर। ए पॉइंट पे प्रेशर जो है वो गैस का प्रेशर है, कि गैस उस लिक्विड पर कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। ये हमारा डिवाइस मैनोमीटर काम करता है इस पर। अब आता है पैस्कल लॉ। देखो पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि, सुनो मेरी बात, क्या कहता है पैस्कल लॉ, कि जितना प्रेशर एक पॉइंट पे लगाओगे प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। प्रेशर हर पॉइंट पर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये कहता है तुम्हारा पास्कल लॉ। कि यहाँ पर मान लो, यहाँ पर पहले मान लो प्रेशर कितना था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था ना, पी नॉट। सपोज करो अगर मैं यहाँ पर ये चीज कोई भी प्रेशर नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ सरफेस का प्रेशर लिख रही हूँ, तो कितना प्रेशर था, पी नॉट। जितनी हाइट नीचे जाए जाती थी तो वो प्रेशर कितने से बढ़ता था, पी नॉट प्लस रो जी एच से। अब मैंने इस पी नॉट में प्लस डेल्टा पी का प्रेशर ऐड कर दिया, तो हर पॉइंट पे कितना प्रेशर ऐड हो जाएगा, डेल्टा पी का प्रेशर हर पॉइंट पर इक्वली ऐड होता चला जाएगा। यही कहता है हमारा पास्कल लॉ। ठीक है, पास्कल लॉ का सबसे बड़ा कौन सा एग्जांपल है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का। सबको आता है ये, यस मैम। यस मैम। सबको आता है। सिंपल, मतलब यहाँ का हमने एरिया बड़ा कर दिया और यहाँ का एरिया बहुत छोटा है, बट Yes, प्रेशर जो रहेगा वो कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वल। यहाँ पर P1 का प्रेशर और ये जो गाड़ी जो प्रेशर लगाएगी P2, ये बराबर रहेगा, है ना, क्योंकि हमने एरिया से चेंज कर दिया। तो P1 इक्वल्स टू P2, तुम यहाँ से प्रेशर लगा सकते हो कि F1 अपॉन A1 देखो इक्वल्स टू F2 अपॉन A2, बस इतना करना है। और तुम्हें साफ दिख रहा है A2 जो है वो कितना है, मच मच ग्रेटर देन A1 है। यस मैम। तो अब यहाँ से एक बार अब देखो एक बार क्या निकालें यहाँ से, F1 फोर्स तो हो गया, F2 निकालो, F1 A1 अपॉन A2। मैम ये जो F1 फोर्स है हम्म, ये हम लगाते हैं या कोई लगाता है, मतलब असली में मुझे पता नहीं, जैसे गाड़ी को नहीं ऊपर यहाँ उठाना पर है F1 फोर्स लगती है ना, यहाँ तो पर ये क्या होता है मैं ह्यूमन बताती मेड ही हूँ, होता है क्या या कुछ और से लगता है? ह्यूमन मेड ही होता है। यहाँ पर कुछ एक पॉइंट अच्छा। रहता है, देखो यहाँ पर ना एक ऐसे पॉइंट रहता है यहाँ पर कुछ, ठीक है, यहाँ पर कोई इंसान आएगा उस पॉइंट को प्रेस करेगा, तो वो अच्छा उतना अच्छा प्रेशर अप्लाई करती है, वो चीज उतना ही प्रेशर अप्लाई अच्छा होगी इस फोर्स ठीक पे। है। तो ये इस कंडीशन को रख लो। अब तुम्हें दिख रहा है अगर A2 बहुत ज्यादा है, A2 इज मच मच ग्रेटर देन A1 है, तो F यहाँ से F1 किसके बराबर आ जाएगा, F2 निकाल लो, A2 अपॉन A1। देखो F1 A2 अपॉन A1, ये तुम्हारा F2 है। तो मुझे बताओ A2 बहुत ज्यादा है तो ये वाली जो वैल्यू रहने वाली है ये किसके बराबर आएगी, भाई A1 तो बहुत छोटा हो गया ना इसके चक्कर में, तो F2 फोर्स F1 से कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन तुम्हारी यहाँ से होगी कि प्रेशर P1 और P2 पर बराबर लगेंगे हर पॉइंट पे। क्लियर है?
अब देखो अब आता है हमारा बायोंड फोर्स, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बायोंड फोर्स में भी देखो क्या है। अब एक चीज देखो, मैंने मान लो कोई भी एक बॉडी ली, इस बॉडी को लिक्विड के अंदर इमर्स कर दिया। लिक्विड का काम क्या है, इस पर फोर्स लगाएगा हर तरीके से, फोर्स लगी। नेट फोर्स हमने निकाल ली कि ऊपर वाले बॉडी पे फोर्स लगेगी नीचे, नीचे की तरफ से नेट फोर्स लगेगी ऊपर। यहां पर फोर्स कितनी है, P1 है। नीचे वाली फोर्स कितनी है, P2 है। सुनो ध्यान से, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, अभी हम पढ़ के आए हैं, बताओ मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, P2 है। P2A का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो नेट फोर्स कहाँ आ रही है, नीचे या ऊपर, ऊपर ऊपर आ रही है। इसलिए हाँ, नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ रही है, इसलिए बायोंड फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट को कहां पर डिस्प्लेस करने की कोशिश करता है, ऊपर की ओर। ऊपर की तरफ। इसी को हम लोग बोलते हैं बायोंड फोर्स। ठीक है, अब देखो ये तो बायोंड फोर्स हो गया, बट अभी हमने तो ये नेट निकाला है एक तरीके से। ठीक है, अब तुम ये बताओ मैग्नीट्यूड, मतलब अगर मैं तुमसे कहूं एग्जैक्टली इसका नेट फोर्स निकाल के बताओ, क्या हम निकाल पाएंगे, देखो कितने फोर्सेस लग रहे हैं। तो इसका काम आसान कर दिया कि बायोंड फोर्स को एक्चुअली हम लोग कैसे निकालें, वो उसको बताया किसने, आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने क्या बताया, एक तो यही है कि बायोंड फोर्स क्या है, नेट अपवर्ड फोर्स, किसी भी बॉडी पे लगने वाली नेट अपवर्ड फोर्स वही बायोंड फोर्स है। क्यों आती है, ड्यू टू प्रेशर का डिफरेंस, प्रेशर के डिफरेंस की वजह से आई है। अब इन आर्किमिडीज ने हमें फॉर्मूला बताया है कि देखो हम बायोंड फोर्स को ऐसे तो मेजर नहीं कर सकते, कि ये तो हमने तुक्के में एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसे नेट फोर्स है, ये है तो नेट प्रेशर का ऊपर वाला पे नीचे लग रहा है, नीचे वाला ऊपर लग रहा है, ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, बट मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे। तो इन्होंने क्या बोला कि जो बायोंड फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। मान लो भाई ये तुम्हारे पास कोई पानी है, इस पानी में तुमने कोई ऑब्जेक्ट डिसॉल्व, कुछ ऑब्जेक्ट को इमर्स किया, इमर्स करोगे तो वो ऑब्जेक्ट तब अपनी जगह बनाएगा। अपनी जगह कैसे बनाएगा, जब वो साइड, जो पानी है उसको साइड कर देगा। तो जब भी उसने अपने पानी को साइड करा तो वो पानी का क्या डिस्प्लेस हो गया भाई, पानी डिस्प्लेस, वॉल्यूम। अगर उस, हाँ वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। अगर आप उस वॉल्यूम का वेट निकाल लेते हैं भाई, जो भी वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है वाटर का, उसका वेट निकाल लो, वही तुम्हारा क्या है, बायोंड फोर्स है। तो हमने वेट मेजर करना है उस पानी का, तो कैसे करेंगे भाई वेट को मेजर, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, मैम जितना वाटर उसने डिस्प्लेस किया होगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। तो यही तुम्हारा क्या है, वेट, मतलब ये वेट हमने कैलकुलेट कर लिया और यही हमारा क्या है, बायोंड फोर्स। ठीक है, डेंसिटी ये लिक्विड की है, वॉल्यूम भी लिक्विड का ही है, क्योंकि वही डिस्प्लेस हुआ है एक्चुअली में। तो वेट देखो यहाँ पे हमने वेट निकाला है किसका, फ्लूइड का। अब इस वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg, अब m का फॉर्मूला क्या हो गया, डेंसिटी इनटू लिक्विड, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया बायोंड फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, अब एक बार रुक जाना, अभी एक चीज और अभी समझानी रहती है, एक सेकंड। इसमें ना कुछ कुछ केस आते हैं, मैं एक बार वो केस तुम्हें समझा दूं। यहाँ पे सिंकिंग और फ्लोटिंग का है ना, पहले वो एक बार वो केस समझो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोटिंग, ध्यान से सुनना, ये आपके पास कोई भी बॉडी है, फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है कि कोई बॉडी क्या कर रही है, सिंक नहीं हो रही है, तैर रही है उसके ऊपर, स्विम कर रही है आराम से। मान लो मेरे पास ये इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट है, इसका इतना जो पार्ट है ये तो पानी के इनसाइड है, और ये पार्ट जो है ये पानी के ऊपर है। ठीक है, अब मेरे को निकालना है। अब एक बात बताओ, फ्लोट, कोई बॉडी फ्लोट कब करती है, पहली बात तो ये मान लो ये बॉडी की डेंसिटी है, ये लिक्विड की डेंसिटी, उसकी डेंसिटी इक्वल हो जाए, नहीं, फ्लोट कब करेगी कोई बॉडी, देखो बराबर रहेगी तो मैम वो जब उतना लिक्विड की डेंसिटी जब ज्यादा है, नहीं जब लिक्विड की डेंसिटी, भाई पानी पर कोई चीज का, ऑयल क्यों उसके ऊपर फ्लोट करता है, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी ज्यादा होती है। अब ऐसे ही यहाँ पर कोई भी बॉडी फ्लोट कर रही है, सबसे पहली बात तो इसका मतलब ये है कि लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है उस बॉडी से,
तभी वो उसके ऊपर फ्लोट कर पाएगा। जैसे डेड सी का एग्जांपल सुना होगा, डेड सी का Yes, ma'am. सैलिनिटी इतना ज्यादा है कि वहां पर कोई इंसान डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी ह्यूमन बॉडी से ज्यादा है वहां पे। तो इस तरीके का होगा तो फ्लोट करेगी बॉडी अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है। अब एक बात सुनो, मुझे इस बॉडी पे लगने वाली बायोंड फोर्स निकालनी है। ठीक है, इस बॉडी पे लगने वाली बायोंड फोर्स निकालनी है। तो बायोंड फोर्स कैसे निकालेंगे? आर्किमिडीज ने क्या बोला है? वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, राइट? कि जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट कैलकुलेट कर लो, वही क्या है हमारा? बायोंड फोर्स है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कौन सी वॉल्यूम ऐसी, ये हमारा बायोंड फोर्स है। तो बायोंड फोर्स का फॉर्मूला हम उसने दिया है, हमें क्या दिया है? रो जीवी। हाँ, रो जीवी। ये वॉल्यूम किसका था? लिक्विड का। और डेंसिटी भी किसकी थी? लिक्विड की। ये फॉर्मूला दिया था उन्होंने हमें। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो वॉल्यूम जो बॉडी का है वो कितना है? आधा गया है ना इनसाइड वॉल्यूम। देखो अभी वॉल्यूम की बात करो, एक सेकंड, देखो कंफ्यूज मत हो। बायोंड फोर्स क्या है? आप निकाल लो कि कितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, ये उन्होंने बोला है। अगर मैं निकाल लूं, ये इसको मैं बोलूं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। ठीक है, अभी मैं इसको वेट की जगह मैं वॉल्यूम में बात कर रही हूँ कि जो मेरा लिक्विड का जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, मुझे वो बताओ वो किसके बराबर होगा? जितना इस बॉडी का वॉल्यूम है, हाँ या ना? बॉडी इनसाइड Yes, ma'am. वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड। देखो अभी थोड़ी देर के लिए वेट भूल जाओ, आर्किमिडीज ने बोला है कि आप वेट कैलकुलेट कर लो, वही बायोंड फोर्स है। अभी हम बात करेंगे वॉल्यूम, क्योंकि बॉडी का कुछ वॉल्यूम इनसाइड है, कुछ वॉल्यूम बाहर है। तो मैंने क्या बोला कि जो लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है वो वॉल्यूम उस बॉडी के वॉल्यूम के बराबर है, जो कि वो हिस्सा उसके अंदर है। ठीक है, अब यहाँ से बायोंड फोर्स की वैल्यू रो जीवी हो गई। अब मैं इस रो जीवी को देखो क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड। बोलो भाई, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैसे निकालेंगे कि वॉल्यूम कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है? लिक्विड का वॉल्यूम निकाल सकते हो डिस्प्लेस का? एक बात बताओ, वेट तो कैलकुलेट कर लोगे, जो पानी आ गया उसको मेजर कर लोगे, वॉल्यूम कैसे मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो हमेशा क्या, Yes, ma'am. बॉडी का तो हमें पता है भाई, मेरे पास ये बॉडी है, इसका वॉल्यूम ये है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड, वी क्या है? बॉडी का वॉल्यूम। डेंसिटी अभी भी किसके लेंगे? लिक्विड की। ठीक है जी, ये क्या है? बायोंड फोर्स। किस केस में? जब तुम्हारी बॉडी फ्लोट करेगी। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्यों नहीं लिया? क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम हम निकाल नहीं सकते। तो आप क्या ले सकते हो? वॉल्यूम ऑफ बॉडी ले सकते हो, कि बॉडी का वो वॉल्यूम लेना है पर जो अंदर है, ऊपर वाला नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो मेरे किसी काम का ही नहीं है। इतना क्लियर है? अगर मान लो पूरी बॉडी दे देते हैं कि इस बॉडी का वॉल्यूम 3/4 ऊपर है और 1/4 नीचे है उसके वाटर के, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 1/4 वाली वॉल्यूम लेनी है। इतना समझो। तो इस तरीके से तुम क्या निकालोगे? फ्लोटिंग का केस। क्लियर है? और एक अब क्या होगा देखो, B इक्वल्स टू mg भी होता है। mg तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, VI रो L इंटू जी। अब बताओ mg कितना हो जाएगा? भाई mg क्या, कौन सा फोर्स है? देखो थ्रस्ट ऊपर लग रहा है, mg नीचे एक्ट करेगा। इस बॉडी का, इस पूरी बॉडी पर लगने वाला नीचे जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा है वो mg लग रहा है।
तो mg देखो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टोटल बॉडी, डेंसिटी ऑफ, किसकी डेंसिटी लेनी है अब, ये जो मास है ये बॉडी का मास है, बॉडी का मास इनटू ग्रेविटी। क्लियर है? तो ये जो इक्वेशन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आज के लेक्चर की, मतलब और इक्वेशन से ज्यादा। तो वॉल्यूम ऑफ इनसाइड लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टोटल बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये इक्वेशन याद कर लो फ्लोटिंग के केस में। तो एक बाउंड फोर्स को जो ऊपर लग रहा है, देखो कोई बॉडी कब फ्लोट करती है, जब फोर्सेस बैलेंसेस हैं, ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स बैलेंस है। अगर नीचे वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो बॉडी क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी ना भाई। अगर mg का फोर्स ज्यादा हो गया तो बॉडी क्या कर जाएगी, सिंक। तो वो सिंक का केस हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हारे फोर्सेस बैलेंस है, जो बाउंड फोर्स लग रहा है, तुम कहते हैं ना डेंसिटी बराबर है, डेंसिटी बराबर नहीं है, एक्चुअली में फोर्स बैलेंस है ना, समझे कि फोर्सेस बैलेंस है, डेंसिटी ज्यादा है। तो बाउंड फोर्स लगने वाला और जो बॉडी को नीचे खींचने वाला ग्रेविटी वाला फोर्स है, ये दोनों बराबर है। mg की वैल्यू तुम्हें पता है, ब्लॉक पे लगेगी पूरे बॉडी पे, तो वो टोटल बॉडी का वॉल्यूम आएगा। बाउंड फोर्स सिर्फ और सिर्फ उस वाटर को डिस्प्लेस करेगा, तो सिर्फ वो वॉल्यूम काम आएगी जो पानी के अंदर है, बस इतना समझ लो। क्लियर है? तो सुनो, यस मैम। हाँ, दूसरा केस आता है इसका सिंक का। अब मेरा पेन नीचे गिर गया, एक मिनट रुक जाओ, पेन उठाने दो। देखो तुम कितने बदतमीज लोग हो, हंस रहे हो तुम। रुक जाओ, ये हीना कौन आई है आज? नहीं, रुक जा अमित। देखो इसके अमित के सवाल देखो। पढ़ लो, ये इन पे खोज खबरें बाद में कर लेना। तो इसके बाद हमारा केस आता है जब बॉडी सिंक कर जाएगी। तो सिंक में बताओ क्या करें? बॉडी की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी लिक्विड से। चलो पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, जिसका आंसर दो। कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं रहेगा, हम सारे कॉन्सेप्ट करके जाएंगे जहां से सवाल आएंगे। बस अभी थोड़ी देर रुको, बने रहो चैप्टर में। 3 दिन चलेगा, 3 दिन चलाएंगे इस चैप्टर को, जल्दी क्लोज नहीं करेंगे। करो एक बार इक्वेशन फिर भी देख लो, अगर भूल गए हो तो। ये लो, बाउंड फोर्स इक्वल्स टू mg करो, निकालो। कैमरा भी ऑन करना है। क्या बना है इसका? अमित करेगा इसका आंसर, बता अमित। एक सॉलिड रॉड है देखो, जिसका इतना हाइट है, जो 3h/4, ये इनसाइड है। तो फ्लोटिंग का केस देखते ही बस एक इक्वेशन लगानी है। जब भी तुम्हें ऐसा दिखे कि आधा पार्ट बाहर आधा पार्ट ऐसा, तो हमें ये इक्वेशन लगानी है, वॉल्यूम ऑफ इनसाइड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टोटल बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी, क्योंकि ये mg वाला पार्ट है। ठीक है, बाउंड फोर्स में हमें इनसाइड वाली वॉल्यूम लेनी है बस। अब देख लो इनसाइड कितना वॉल्यूम है,
वॉल्यूम को क्या लिखते हैं? एरिया इंटू लेंथ। लेंथ। तो एरिया लिखा, लेंथ 3h/4 लिख दी, लिक्विड की डेंसिटी रो एल गिवन है, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया इंटू एच इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी। बस ए से ए हट गया, एच से एच हट गया, तो देखो कितना आ गया? 3/4 डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये यही आंसर हो एक लाइन का। समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। मैम सेकंड वाला स्टेप एक बार समझा देना। सेकंड वाले में देखो वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ होगा ना, तो एरिया तो कांस्टेंट ही रहेगा भाई वॉल्यूम का, एरिया में क्या चेंज आएगा? लेंथ में चेंज आएगा, तो लेंथ में चेंज लिख दिया जो गिवन है। तो इनसाइड वाला 3h/4 पार्ट था, तो वो इनसाइड, टोटल हाइट जो है वो h है, तो यहाँ पर टोटल हाइट लिखी है। अब आ जाओ एक बार सिंक वाले केस पे। देखो अभी वो केस पढ़ के जाना, उसके बाद एक क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा सवाल है, 2 सवाल है, उनके आंसर अगर तुम सही दे पाते हो तो मतलब तुमने ये सिंक और ये पढ़ लिया है ढंग से। अब एक बार सिंक वाला केस देखो, मुझे पहले तो एक बार बताओ, जब कोई बॉडी सिंक कर रही होगी तो कौन कौन से तो फोर्स लग रहे होंगे? नीचे mg, ऊपर बायोंड फोर्स, ठीक है। सिंक कर रही है मतलब फोर्स बैलेंस नहीं है ना? यस मैम। कौन सा फोर्स ज्यादा हो गया? mg का फोर्स mg ज्यादा वाला। हाँ, ज्यादा और ये मेरे किस फोर्स के बराबर है? नेट फोर्स के बराबर। नेट फोर्स। ओके, अब मेरे को यहाँ पर बताते जाओ, ये m है, इसको मुझे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी में लिखना है, तो जरा कैसे लिखेंगे? मास को क्या लिखूंगी? वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम Density. ऑफ बॉडी, बॉडी। डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू Body. बॉडी इनटू माइनस बायोंड फोर्स। बताओ जरा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिक्विड इनटू into density of liquid. डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू ग्रेविटी। अब देखो तुमने बोला वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ लिक्विड नहीं है, पहली बात ये याद रखना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कहीं नहीं मिलेगा। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को हमेशा वॉल्यूम ऑफ बॉडी से लेके चलोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी का सारा वॉल्यूम है ना, तो यहाँ पर इनसाइड और आउटसाइड का कोई मतलब ही नहीं रहेगा सिंक में। तो कितना बॉडी? कंप्लीट बॉडी का वॉल्यूम, ठीक है, इक्वल्स सेम टू, सेम हो जाएगा ना दोनों को दोनों? हाँ क्या सेम हो जाएगा? मतलब वॉल्यूम दोनों का बॉडी का ही लेंगे हाँ ना, वॉल्यूम उसकी सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया तुम्हारा वही मास इंटू एक्सीलरेशन, यस मैम। इसको वीबी रो बी ए, इसको देखो सॉल्व करोगे तो जी की एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी कि ये बॉडी जो है कितने से एक्सीलरेट करेगी। तो इसको सॉल्व करोगे तो ए शुड बी जी इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो ऑब्वियसली डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या है? लिक्विड से ज्यादा है। तो ये इक्वेशन आई है एक्सीलरेशन की, ये याद रखना। देखो कॉन्सेप्ट याद रहेंगे ना तो तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, बट याद होने चाहिए फिर भी फॉर्मूले, इतना ठीक है। अब देखो, अब मुझे जरा इस सवाल का आंसर दो, इस वाले का। आधा पार्ट राइस का अंदर है, आधा पार्ट आइस का बाहर है, पूरा आइस मेल्ट हो जाता है, कमेंट ऑन वाटर लेवल इफ आइस मेल्ट। मैम इंक्रीज करना चाहिए। रिमेन मैम सेम। इतना जल्दी आंसर मत दो, सोच के दो। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, क्लियर? मैम सी देन रिमेन सेम। हाँ, रिमेन्स सेम। मैम ऐसा Yes, क्यों? ma'am. जिसने आंसर दिया है बताओ क्यों है भाई ऐसा? मैम बिकॉज हमने कहा है कि जो बॉडी की जो वॉल्यूम है वो लिक्विड की इक्वल रहेगी, जब वो मतलब मेल्ट हो जाएगी तो हाँ, ऑब्वियसली वॉल्यूम तो उतनी already ही है रहेगी, ही ना, इसलिए वो तो हमारी पानी जो वो है। Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, तो ये आंसर है। मैम जैसे इसका फिर लाइव एग्जांपल तो ऐसा होगा जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो उससे तो वाटर लेवल बढ़ना चाहिए ना?
क्या हाँ, तो ये कौन सी वाली आइस की बात कर रहे हैं? ग्लेशियर्स और आइसबर्ग्स जो मेल्ट होते हैं तो उससे तो वाटर लेवल बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। यहाँ पर देखो तो वो फिर कौन तो सी इंक्रीज आइस होना की चाहिए। बात, वो ग्लेशियर्स जो होते हैं वो पानी के अंदर नहीं रहते, पहली बात तो, ठीक है। मैम वो अंदर होते माउंटेन, हैं, आइसबर्ग और वो जो ग्लेशियर्स अंदर तक जो रहते हैं, डीप माउंटेन तक। की हाइट जो, नहीं देखो हमेशा जो बोलते हैं ना वो ग्लेशियर, जो माउंटेन की हाइट पिघल, जो माउंटेन जो हाइट पे होते हैं, जो वाटर के अंदर नहीं होते, उनकी बात होती है। वो ऊपर से आके वाटर में गिरते हैं, तब उनका वॉल्यूम बढ़ता है पानी का, तब पानी का लेवल बढ़ेगा, यस मैम। अच्छा, ठीक है। तब पानी का लेवल बढ़ता है, कि जैसे हम कहते हैं माउंटेन जो हमारा ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है, उनके उनका वाटर लेवल देखो, वो नदियां भी तो पिघलती है ना, रिवर बन जाती है। स्नो जब स्नो मेल्ट होती है तो पहले क्या बनेगा, वो रिवर का फ्लो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आजकल फ्लड्स ज्यादा आ रही है ना, रिवर फ्लो इंक्रीज होगा। तो रिवर फ्लो से भी यही लगा लो कि पानी का लेवल बढ़ गया है, ठीक है। तो ये वो वाली स्नोज है जो ऑलरेडी इसमें नहीं है, ग्लेशियर्स में, मतलब पानी के अंदर नहीं है। चलो अब एक वाला, ये वाला मैम क्वेश्चन है। इसका मतलब मतलब ये स्नो थी ये पहले से ही पानी के अंदर मौजूद मौजूद थी, इसलिए हम उसका मतलब वो हाँ सेम रहा, और हाँ, वो जो है वो आती है तो इसलिए उसका इंक्रीज हो जाता है हमारा इंक्रीज डेंस। होता है वो, इस क्वेश्चन से तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये वाला ओके क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करना दिमाग से। क्या कह रहा है, एक वुडन ब्लॉक है जिसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है, उसके ऊपर अभी ये दोनों फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। कॉइन जो है फ्लोट कर रहा है, पानी का लेवल दिया हुआ है, सिलेंडर जो है वो एल हाइट पे है, और पानी का लेवल एच हाइट पे है। अब देखिए कॉइन को निकाला। अब एक बात, मेरी बात मैं यहाँ से एक चीज समझाती हूँ, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लो ये पानी का लेवल है, ठीक है, अभी कुछ भी मैंने पानी में नहीं इंसर्ट किया है, दिस इज द लेवल ऑफ वाटर, ठीक है। अब मैंने इसमें सिलेंडर डाल दिया, मतलब जो भी ये ब्लॉक है मैंने ये डाल दिया, पानी का लेवल क्या होगा? मैम इंक्रीज होगा। वेरी गुड, पानी का लेवल बढ़ेगा। सब एग्री कर रहे हैं? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब मैंने इस ब्लॉक के ऊपर एक कॉइन और रख दिया, मतलब वेट बढ़ गया ना। अब जितना वेट यस मैम। नीचे जाएगा उतना पानी ऊपर पानी आएगा। ऊपर आएगा तो ये हाँ, इंक्रीज होगा। तो पानी, अब तुमने कॉइन रख दिया तो पानी थोड़ा सा और ऊपर आ गया, ठीक है। फाइनली पानी का लेवल ये आ गया, सपोज करो। अब हमने कॉइन हटाया, सुनो क्या कह रहा है, कॉइन को पानी में गिरा, तो उससे पहले कॉइन तो गिरा, हटा होगा, हट गया कॉइन, ठीक है। जैसे ही कॉइन को रिमूव करा, पानी फिर से अपने उस लेवल पे आ गया, इस वाले पे, फिर जो यस पहले वाला मैम। लेवल था, ठीक है। अब वो पहले वाले लेवल पे आ गया। अब एक बात बताओ, सुनो, इसमें दो चीज है। पहली बात, एक पानी का लेवल, दूसरा इस वाले की हाइट। देखो कॉइन के साथ साथ इसकी हाइट भी ज्यादा अंदर धसी होगी, पहली बात तो। पहले पे आते हैं एल यस पे। मैम तभी वो इंक्रीज हुआ होगा पानी का लेवल। देखो है ना, इस भाई बच्चों बताओ, जो ये ब्लॉक है, जब ऊपर से एक और उसके ऊपर ज्यादा हैवी ब्लॉक रख दोगे तो वो अंदर ज्यादा धसेगी ना चीज, यस मैम। Yes, ma'am. तो ठीक है। तो अब मैं इस कॉइन को हटा दूंगी तो एल, बताओ एल क्या होगा? मैम डिक्रीज हो जाएगा, वो अपनी वो वापस वहां पे आ जाएगा। ये लेंथ, ये ऊपर आ जाएगा ना, और बाहर निकल आएगा, तो ये लेंथ एल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, राइट। हो जाएगी। तो एल तो कम हो गई, सिंपल पता चल गया भाई। उसके ऊपर से बाहर हटा दिया तो एल, मतलब ये ब्लॉक ऊपर निकल आया, और उसकी जो नीचे जो लेंथ जो पानी के अंदर धसी हुई थी वो ऊपर आ गई, तो एल कम हो गई। अब पानी के लेवल की बात बताओ। अब वो कॉइन हटाया, पानी का लेवल जो था थोड़ा नीचे आ गया। अब वो कॉइन अंदर सिंक हो गया। क्या हो गया? सिंक हो गया। अब बताओ कि एच के लेवल पे क्या फर्क आएगा। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना कि जब सिंक करते हैं और जब फ्लोट करती हैं तो क्या क्या डिफरेंस आता है। देखो जब फ्लोट करती है तो वेट, जब फ्लोट करा हुआ था तो क्या लिया था, जब फ्लोट कर रही थी बॉडी तो सिर्फ कौन सा उसका आया था, पानी का कौन सा वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ था? जो इनसाइड था। ध्यान से सुनो, जब फ्लोट कर रही थी बॉडी तो पानी का कौन सा वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ था? जो इनसाइड था। जब फ्लोट करेगी तो सारा का सारा वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, है ना, टोटल बॉडी का। तो इसका एक बार मुझे आंसर बताना कि एच हाइट के साथ क्या रहेगा कल अगली क्लास में। और जो है देखो, इस लैमिनार फ्लो पढ़ेंगे, टर्बुलेंट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उसके कुछ क्वेश्चन, बर्नौली थ्योरम, और उसके बाद ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स की भाई पानी में होल्ड कर देते हैं तो वेलोसिटी क्या रहती है।
तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस कल की क्लास में करेंगे, मतलब अभी तो कॉन्सेप्ट है फिर क्वेश्चंस। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन, बाय। Bye, ma'am. Thanks, ma'am. Bye, ma'am. मैम बाय अभी मैम। मैं कहूंगी जब तक फ्लूइड्स चल रहा Bye, है ma'am. कोई क्लास में ऑफ मत लेना, धीरे धीरे समझ में आएगा, कम से कम भी 3 से 4 दिन में लूंगी फ्लूइड्स में, ठीक है? ठीक है। ओके मैम। ठीक है ओके ma'am. बाय। बाय मैम, राधे राधे मैम। बाय मैम।